नमस्कार साथियों आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करना चाह रहा हूं जिसने दोस्तों शिक्षकों का जीना आराम कर दिया है। जी हां, उस शख्स का नाम है हिमांशु राणा। साथियों, हिमांशु राणा ने इतनी सारी याचिकाएं डाल रखी हैं और जितनी भी याचिकाएं डाली थी दोस्तों, उसमें उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। अब देखिएगा, शिक्षा मित्र का जो समायोजन जो निरस्त हुआ था वो सिर्फ हिमांशु राणा की वजह से हुआ। जी हाँ, हिमांशु राणा ने कह दिया बिना टेट के समायोजन ये निरस्त होना चाहिए, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की नौकरी चली गई जो रेगुलर थे। इसके साथ ही दोस्तों 29,000 हो चाहे 72,000 भर्ती हो, सभी में हिमांशु राणा का रोल रहा है। इस भर्ती के चक्कर में दोस्तों लोगों के 3-3 4-4 साल बर्बाद हो गए, तब जाके ये भर्ती पूरी हो पाई। अब दोस्तों अभी जो समायोजन 1.0 हुआ है, समायोजन 2.0 हुआ है, इसमें भी हिमांशु राणा ने रिट डाल रखी है दोस्तों, जिस पर 200 BSA धीमे धीमे समायोजन कैंसिल कर रहे हैं अपने स्तर से। इसके साथ ही दोस्तों जो स्कूल मर्जर किए गए हैं उसमें भी हिमांशु राणा ने रिट डाल रखी है और सीतापुर में तो बिल्कुल स्टे लगा रखा है कोर्ट ने, और बाकी के बहुत से जिलों में मर्जर विद्यालय भी निरस्त हो रहे हैं धीमे धीमे। अब दोस्तों जो टीचर पहले से ही हेड टीचर हैं या जूनियर में हेड हैं या प्राइमरी में हेड हैं, उनके लिए भी दोस्तों हिमांशु राणा ने एक रिट डाल दी है कि बिना प्राइमरी टेट के किसी का भी प्रमोशन ना हो, चाहे वो अभी के हो चाहे वो पुराने पहले से प्रमोट पाए हों। तो दोस्तों यहाँ पर दुश्मन है जो हिमांशु राणा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात तो मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगा, बंदे को कानून की जानकारी काफ़ी अच्छी है। जी हाँ, और दोस्तों हिमांशु राणा ने एक कटु सत्य बताया है। जी हाँ साथियों, हिमांशु राणा ने एक मैसेज किया है और उस मैसेज में साफ साफ कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें ये जो टेट मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब इसमें काफ़ी शिक्षक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स में हैं कि चलो सरकार पक्ष ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमारे हाथों में, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से सुप्रीम कोर्ट मान जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उस हिमांशु राणा का एक लीगली, जी हाँ लीगल एक मैसेज सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, हिमांशु राणा वो इंसान है, अगर इस बंदे ने कोर्ट में 20 केस डाले हैं अभी तक, मान के चलिए 20 केस डाले हैं, तो इसमें करीब इसको 18 में इसको जीत मिली है। जी हाँ, 18 केस ये जीत चुका है। चलेगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों क्या है यहाँ पर वो कह रहा है एनसीटी को क्लेरिफिकेशन देना होगा सीरियसली। यानी जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है, और काफ़ी लोगों का कहना है, जो वकील हैं बड़े बड़े, उनका कहना है कि एनसीटी को सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है क्या सच में? यानी उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है हिमांशु राणा। देखिएगा क्या कह रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आए निर्णय को लेकर विभिन्न लोग इस बात की चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं कि अब गेंद एनसीटी के पाले में है और उसको ही क्लेरिफिकेशन करना होगा कि एक्ट के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू होगा या नहीं। काफ़ी लोग यही कह रहे हैं। हम यहाँ पर देखिएगा, हिमांशु राणा कह रहा है कि मेरे पास एनसीटी का हलफनामा है। यानी कि हिमांशु राणा जो कि दोस्तों काफ़ी एक्सपर्ट है, उसका कहना है कि उसके पास एनसीटी का हलफनामा है और वो हलफनामा आपको दोस्तों बताने जा रहा है क्या एनसीटी ने कहा है। यानी एनसीटी की करनी और कथनी में अंतर है। देखिएगा, एनसीटी का हलफनामा मेरे पास है, जिसमें साफ कहा गया है कि पैरा 11, 12 एंड 13 यानी पैरा 11, 12 और 13 अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा, लेकिन 2001 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह लागू नहीं होगा। देखिएगा, इसके अलावा एनसीटी रेगुलेशन 2001 के अनुसार नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू होंगे। एक्ट के आने के बाद शिक्षकों को भी टेट देना होगा, यहाँ पर हिमांशु राणा कह रहा है। देखिएगा, अब देखते हैं और क्या कहा है उसने। 2017 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें एनसीटी ने एफिडेविट से स्पष्ट तो कर दिया था, जिसको जस्टिस दत्ता ने भी माना था, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पैरा 196 और 197 आर्टिकल 21A को आधार मानते हुए कहा भी कि मेरे समक्ष केंद्र सरकार का ये जो संशोधन है इसलिए टेट सब पर लागू होता है। यानी दत्ता ने ये बात मानी है और एनसीटी ने क्लेरिफिकेशन उसी समय दे दिया था, हलफनामा दे दिया था, और दत्ता जी ने कहा कि केंद्र सरकार का ये जो संशोधन है इसलिए टेट सब पर लागू होती है। ठीक है, आप कोर्ट से छूट मांगने जाएंगे, कोर्ट बमुश्किल ही इसमें कुछ करेगी, क्योंकि एक तो लड़ने वाले इतने बढ़िया है कि उल्टा बांस बरेली ही भागेंगे और स्वयं के लिए
सब चीज़ों से छूट मांगेंगे। तो यहाँ पर लंडे वालों पर दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ा परसेंटेज उठा दिया है कि वो कहेंगे कि किसी को ना छूट दी जाए तो कम से कम जो याची बने उनको ही छूट दे दी जाए। कोर्ट ने आपको पहले ही राहत दे दी है, लेकिन आप पैरा 218 पढ़ेंगे तो शायद समझ पाए कि न्यूनतम अहर्ता को लेकर कितना सख्त रुख अपनाया है कोर्ट ने। तो यहाँ पर न्यूनतम अहर्ता की बात हो रही है, न्यूनतम एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। देखिएगा एनसीटी ने हलफनामा क्या दिया है कोर्ट में, मैं वो आपको बता दूं। देश के मान्यवादी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल माननीय वेंकटर रमन जी ने स्पष्ट तौर पर 2017 के संशोधन को प्रभावी बताया है। यानी कि वहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस था तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल थे वेंकटर रमन जी, उन्होंने स्पेशली बोल दिया कि 2017 के संशोधन को प्रभावी बताया है। संशोधन प्रशिक्षण को लेकर था, लेकिन अंत में पैरा 5 एक्ट लागू होने से पूर्व के शिक्षकों के लिए गले की फांस बन गया। यानी सिर्फ ट्रेनिंग आपको देनी थी, लेकिन पैरा 5 जहाँ में लिखा क्या है, पैरा 5 में मैं आपको बता दूं, टू इंश्योर ऑल इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर एक्वायर्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज प्रेसिबल बाय द एनसीटी। ठीक है, अब इसमें हो क्या है, इसमें क्या है, ये एनसीटी ही क्या है, सबसे पहले इसको समझिए आप। एनसीटी क्या है? इसकी स्थापना 1973 में एक औपचारिकता मात्र थी। इसको लेकर लीगल राइट नहीं था, केवल एक एडवाइजरी बॉडी थी। 1993 में एनसीटी एक्ट आया, जिसके अनुसार एनसीटी को केवल टीचिंग इंस्टीट्यूशन को मान्यता देने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ पर ये बात सही है कि एनसीटी का काम पहले यही था कि किसी भी शिक्षण संस्था को मान्यता देना और पठ्य पाठ्यक्रम के बारे में करना और पुस्तकों के बारे में करना, है ना, और ये ट्रेनिंग देना, सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी दी गई थी एनसीटी को। नियुक्ति के प्रावधानों के लिए एनसीटी का कोई रोल नहीं था, लेकिन काफ़ी असमानता देखते हुए एनसीटी रेगुलेशन 2001 आए, जिसके अनुसार अब एनसीटी न्यूनतम अहर्ता यानी बीएड, बीटीसी, डीएलएड आदि तय करता है। इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना आदि इसको लेकर वॉच डॉग बनाया गया। शिक्षण संस्थानों का वर्ष 2002 में संविधान में आर्टिकल 21A आया, जिसके तहत वर्ष 2009 में आरटी एक्ट बना और 2010 में लागू हुआ। इसी एक्ट के सेक्शन 23 में एनसीटी को पेरेंटल बॉडी बना गया। पहले इसको वॉचिंग डॉग बोला था, लेकिन बाद में इसको पेरेंटल बॉडी बनाया गया। अब न्यूनतम अहर्ता एनसीटी तय करेगी और पूरी पावर एनसीटी एक्ट के सेक्शन 12A में निहित कर दी है। एनसीटी कैसे बना, अब ये सोचिए, एक्ट से एक्ट कैसे बना, आप स्वयं सोचिए। 2017 का संशोधन किसने किया? पार्लियामेंट ने। तो फिर एनसीटी सुपीरियर हुआ या पार्लियामेंट? इसलिए पहले दिन से कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार संशोधन नहीं करेगी तो आप कोर्ट के समक्ष क्या कहेंगे? खैर, आप तो कहेंगे भी क्या, कोर्ट ही कह देगी। पार्लियामेंट से आपके लिए रूल बने हैं जो कि आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधित हुए हैं। ऐसा नहीं कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं है, लेकिन टसल है, यहाँ तो टसल भी नहीं दिखता, क्योंकि जस्टिस दत्ता 2017 के संशोधन को आर्टिकल 21A से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 21A है उससे ये जोड़ रहे हैं दत्ता जी। जब तक महासंग्राम नहीं होगा तब तक संशोधन नहीं होगा। इसलिए कहा था कि राज्य सरकारों से कोर्ट खेलने के बजाय वहाँ के मुख्यमंत्री पत्र लिखें प्रधानमंत्री को कि ये संशोधित कीजिए, लेकिन सभी लोग लग गए कोर्ट खेलने में। पॉलिसी मैटर कह लो या संशोधन, ये काम सारा करेगा केंद्र के पाले में सारी गेंद है। बाकी एनसीटी को क्लियर करना था, उसके एफिडेविट का क्लियरिफिकेशन आपको बताना था, बता दिया। शेष आपकी सोच। पोस्ट को अग्रणी वरिष्ठ शिक्षकों तक पहुंचा दें ताकि केस लड़ने में उनको फायदा हो। हिमांशु राणा, तो यहाँ पर दोस्तों हिमांशु राणा का पूरा मैसेज है, इसने पूरी बात बता दी है। इसने कह दिया कि सीधी सी बात है कि आपको पार्लियामेंट में प्रेशर बनाना चाहिए। संसद में जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सीधे प्रधानमंत्री जी से मिलते और इसमें संशोधन की बात करते। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मुझे किस जगह से या किस राज्य से या किस प्रदेश से देख रहे हो। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो या राज्य से देख रहे हो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। धन्यवाद।